नमस्ते। आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंड्यूइट। हमारी आज की विशेष प्रस्तुति है अमानुषिक मानुष सीरीज का दूसरा भाग, रात का अतिथि, द नाइट गेस्ट। ये एक ऐसी रोमांचक गाथा है जो आपको अफ्रीका के बीहड़ जंगलों में ले जाएगी, जहां इंसानी सभ्यता और जंगली दुनिया का एक अनोखा सामना होता है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि इस घने अरण्य के सन्नाटे में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आइए सीधे चलते हैं अफ्रीका के उन किछुर जंगलों की ओर, जहां से ये विस्मयकारी सफर शुरू होता है। अरे भाई, सच पूछो तो जंगल के राजा सिंह यानी शेर का शिकार करने के मुकाबले मेरे मन के भीतर उस रहस्यमयी और भीमकाय गोरिल्ला को मार गिराने की ललक और उसका शिकार करने का झुकाव कहीं ज्यादा गहरा था। दरअसल इस विशाल अफ्रीका महाद्वीप के चप्पे चप्पे और घने जंगलों में खूंखार शेरों की कोई कमी नहीं है। वे तो यहां कूट कूट कर भरे पड़े हैं, और सच पूछो तो उनके पूरे के पूरे झुंड को मौत के घाट उतारने वाले शौकीन शिकारियों की संख्या भी आज इस पूरी दुनिया में अनगिनत है। लेकिन अरे भाई, जहां तक बात उस अद्भुत गोरिल्ला की है, तो वह पूरे विश्व में एक अत्यंत दुर्लभ और विरल जीव माना जाता है। आज पूरी दुनिया के बहुत ही गिने चुने और चुनिंदा आधुनिक चिड़ियाघरों में ही किसी गलियत गोरिल्ला को अपनी आंखों से साक्षात देख पाने का सौभाग्य इंसानों को मिल पाता है। यहां तक कि खुद उनके अपने मूल निवास स्थान यानी इस अफ्रीकी महाद्वीप के बीहड़ जंगलों में भी इन गोरिल्ला की कुल आबादी व्यावहारिक रूप से बहुत ही कम बची है। और दरअसल सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने भीमकाय शरीर की अपार शारीरिक ताकत और गजब की दिमागी होशियारी व मानसिक बुद्धि के मामले में वे पूरे पशु साम्राज्य में बिल्कुल बेजोड़ और अतुलनीय है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े से बड़े और नामी शिकारी भी उनके नजदीक जाने या उनसे पंगा लेने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते और उनके पास जाने से थरथर कांपते हैं। सच पूछो तो अफ्रीका का वह प्रसिद्ध किछुर नामक घना अरण्य पूरी तरह से इन पराक्रमी गोरिल्लाओं का ही अपना एकछत्र साम्राज्य और अखंड राजत्व है। और अरे भाई, मैं भी इस वक्त अपने पूरे तामझाम, वफादार कुलियों और साजो सामान के साथ सीधे इसी बीहड़ जंगल के बीचों बीच आकर एकदम मुस्तैदी से डेरा जमाकर हाजिर हो चुका हूं। इस घने जंगल के भीतर से एक बहुत ही छोटा सा नाला और पहाड़ी कंदरा निकलती है, जिससे होकर पानी की एक पतली सी ठंडी धारा कलकल करके बह रही है, जिसे वहां के स्थानीय आदिवासी लोग अपनी ठेठ भाषा में कानियन गुफा यानी कानियनामा गुफा कहते हैं, जिसका सीधा और तार्किक मतलब होता है साक्षात मौत का गड्ढा यानी मृत्यु खात। दरअसल इस शांत दिखती जगह का ऐसा भयंकर, डरावना और खौफनाक नाम आखिर क्यों पड़ा, इस बात का प्रैक्टिकल मुआयना करने या उसकी जांच परख करने का कोई उचित अवसर या मौका फिलहाल मुझे नहीं मिल पाया है। सच पूछो तो इसी खौफनाक नाले के चारों तरफ दूर दूर तक बांस के अत्यंत विशालकाय और भीमकाय वन फैले हुए हैं, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोग अपनी अफ्रीकी बोली में रियुगानो कहकर पुकारते हैं। और अरे भाई, इसी रहस्यमयी जगह पर आकर मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार उस दुर्लभ गोरिल्ला के विशाल और गहरे पैरों के निशान यानी पदचिन्ह साक्षात जमीन पर छपे हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर मेरा दिल उत्साह से झूम उठा। दरअसल नए उगने वाले कोमल और कच्ची बांस के रसदार कल्ले व अंकुर ही इन गोरिल्लाओं का सबसे पसंदीदा, लजीज और बड़ा ही शौकिया भोजन होते हैं। यहाँ इस इलाके में जंगल या अरण्य शब्द का सीधा और प्रैक्टिकल मतलब ही मुख्य रूप से केवल और केवल बांसों का अथाह जंगल समझा जाता है। अरे भाई, मीलों मील तक, यानी जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, केवल बांस के जंगलों के पीछे बांस के घने जंगल ही दिखाई देते हैं। और उन घने झुरमुटों के ठीक बीच में से आसमान को चीरती हुई और सीधे बादलों को छूती हुई अपनी गगनचुंबी चोटियों को उठाए तीन विशालकाय आग्नेयगिरी यानी ज्वालामुखी पर्वत बड़े गर्व से खड़े हैं, जिनके नाम क्रमशः मिकेनो, कारिसिम्बी और बाइशोक हैं। उन दुर्गम, पथरीले और ऊंचे पहाड़ों के वे हिस्से जहां इंसानों का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है, वे अत्यंत कठिन इलाके भी पूरी तरह से इन घने बांस के वनों के साम्राज्य और अधिकार क्षेत्र के भीतर समा चुके हैं। सच पूछो तो वहां उन पहाड़ों पर बांस की वे झाड़ियां और कोठियां इतनी ज्यादा घनी और कटीली हैं कि सामने से उन भारी बांसों को कुल्हाड़ी से काटे बिना या फिर जमीन पर छाती के बल लेटकर कैंचुए की तरह हामगुड़ी दिए बिना उसके भीतर एक इंच भी प्रवेश करना या हिलना डुलना व्यावहारिक रूप से बिल्कुल नामुमकिन है। और दरअसल उन विशाल बांस के वनों के बिल्कुल नीचे जमीन की सतह पर चारों तरफ भयंकर डंक मारने वाले जल बिछुटी के पौधे उगे हुए हैं। साथ ही साथ हल्के लाल और सफेद रंग की आभा बिखेरने वाले खूबसूरत फुसिया प्रजाति के फूलों के गुच्छे लहरा रहे हैं। अनगिनत फूलों से लदबद सुंदर दटी के पौधे खिले हैं।
एकदम दूध जैसे सफेद रंग की वेरोनिका झाड़ियां जगमगा रही हैं और पेड़ों की डालियों से हल्के बैंगनी, सुनहरे पीले और गहरे लाल अलता रंग के सुंदर ऑर्किड के फूलों के बड़े बड़े गुच्छे प्राकृतिक छटा बिखेर रहे हैं। अरे भाई, प्रकृति की इस अद्भुत गोदी और इन अंतहीन वनों के भीतर ही इन गोरिल्लाओं के बड़े बड़े झुंड, खूंखार जंगली भैंसे और भीमकाय अफ्रीकी हाथी मदमस्त होकर आजादी से घूमते फिरते और सैर सपाटा करते रहते हैं। और सच पूछो तो पेड़ की डालियों पर घात लगाकर बैठने वाले खतरनाक चित्तीदार तेंदुए और दूसरे तमाम तरह के आदमखोर हिंसक वन्य जीवों की भी यहाँ इस अरण्य में रत्ती भर भी कोई कमी नहीं है। वे हर तरफ मंडराते रहते हैं। दरअसल जब किसी एक खास जंगल के सारे कच्ची और रसदार बांस खाकर पूरी तरह से साफ और सबाड़ हो जाते हैं, तब ये बुद्धिमान गोरिल्ला बहुत ही आराम से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दूसरे घने बांस के जंगल की तरफ कूच कर जाते हैं और वहां जाकर अपना नया बसेरा बना लेते हैं। दिखने में भले ही इनका पूरा शारीरिक ढांचा काफी हद तक हम इंसानों से मिलता जुलता और सादृश्य दिखाई देता हो, मगर भाई वे हमारी तरह दुनियादारी की चिंताओं में डूबे हुए कोई सभ्य प्राणी बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि सुबह उठते ही उन्हें अपने पेट की भूख मिटाने या पापी पेट की रोटी का जुगाड़ करने की कोई भारी मानसिक चिंता या स्ट्रेस नहीं सताता, और ना ही उन्हें 2 वक्त का खाना खरीदने के लिए बाजार जाकर दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करके नोट कमाने या रुपयों पैसों को रोजगार करने की कोई प्रैक्टिकल मजबूरी होती है। अरे भाई, इनका सीधा और बड़ा ही सरल सा लॉजिक है कि जंगल में आलीशान पेड़ खड़े हैं, जाओ और उनकी मजबूत डालियों को तोड़कर मजे से फल फूल खाओ। पास में कलकल बहती नदी का साफ पानी मौजूद है, आगे बढ़ो और अपनी अंजलि से भर भर कर ठंडे पानी के घूंट यानी चुस्की मारो और प्यास बुझाओ। उसके बाद जब रात ढलने लगे तो पेड़ों की हरी भरी कोमल डालियों और पत्तों को तोड़कर जमीन पर साक्षात मखमली और गद्देदार बिस्तर तैयार करो और बिना किसी फिक्र या तनाव के चादर तान कर गहरी नींद के आगोश में डूब जाओ और सोते सोते बड़े ही आराम से जोर जोर से खर्राटे मारो और जोर से नाक बजाओ। सच पूछो तो ये जंगली गोरिल्ला आज इस पृथ्वी पर हम इंसानों की तुलना में कितनी परम शांति, असीम आनंद और गजब के सुख के साथ अपनी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल इस रहस्यमय किछुर के अरण्य के भीतर जब आप घूमेंगे तो वहां 2 खास प्रजाति के अनूठे वृक्ष हर किसी राहगीर और शिकारी की नजरों को अपनी तरफ विशेष रूप से आकर्षित और सम्मोहित कर लेते हैं। उनमें से जो पहले प्रकार का वृक्ष है उसे वहां के स्थानीय लोग अपनी ठेठ देसी जुबान में मुसुंगुरा कहकर पुकारते हैं। उस अनूठे पेड़ की पत्तियां आकार में बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी और बारीक होती है, मगर जब उस पर बहार आती है तो उस पर साक्षात हमारे गुलाब के फूल की आकृति जैसे दिखने वाले बेहद सुंदर चमकीले पीले पीले रंग के फूलों के गुच्छे खिल उठते हैं। ऊंचाई के मामले में तो वह पेड़ इतना कद्दावर और भीमकाय होता है कि जमीन से सीधे आकाश की तरफ कम से कम 50 से 60 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। और अरे भाई, वहीं पास में उगने वाले जो दूसरे प्रकार के विशेष वृक्ष हैं, उन्हें वहां के अफ्रीकी लोग मुगेसी नाम से याद करते हैं। अरे भाई, उस दूसरे अनोखे और विशाल वृक्ष यानी मुगेसी के पत्ते हुबहू हमारे अखरोट के पत्तों की तरह ही दिखाई देते हैं और उसकी कुल ऊंचाई जमीन से सीधे आसमान की तरफ लगभग 100 फीट तक चली जाती है। सच पूछो तो जब मार्च और अप्रैल का सुहावना महीना आता है तब उस भीमकाय पेड़ की डालियों पर मैजेंटा रंग की खूबसूरत और चमकीली आभा से सराबोर गहरे बैंगनी रंग के फूलों के बड़े बड़े गुच्छे थौलो थौलो होकर खिल उठते हैं, जो देखने में बड़े ही दिलकश लगते हैं। दरअसल पहले बताए गए उन दोनों विशाल पेड़ों के मजबूत तनों और डालियों के ऊपर हरे और सुनहरे रंग की मखमली काई यानी जंगली शैवाल की एक ऐसी प्राकृतिक और घनी बिस्तर जैसी परत बिखरी रहती है, मानो किसी ने जानबूझकर कोई मखमली चादर बिछा दी हो और उसी गीली सतह के ऊपर अनगिनत रंग बिरंगे और बेहद विचित्र किस्म के सुंदर व रंगीन ऑर्किड के पौधे जागते रहते हैं और अपनी जादुई छटा बिखेरते हैं। दरअसल इस रहस्यमयी अरण्य के भीतर मैंने इसके अलावा भी न जाने कितने तरह के सुंदर, डिजाइनर और अनूठे बहारदार फूलों का मेला देखा कि उसे अपनी भाषा के लफ्जों में पूरी तरह बयां कर पाना प्रैक्टिकल रूप से मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इस खूबसूरत नजारे को देखकर तो मन में ऐसा भ्रम होता है मानो हम किसी खौफनाक जंगल में नहीं बल्कि साक्षात परियों के सुंदर फूलों के देश में टहल रहे हों। लेकिन अरे भाई, किस्मत का अनोखा कंट्रास्ट तो देखिए कि फूलों के इस हसीन और जादुई देश के भीतर मैं किसी रोमांटिक कवि की तरह अपने हाथों में कविताओं की कोई डायरी या खत लेकर सैर सपाटा नहीं कर रहा हूं,
बल्कि अपने मजबूत कंधे पर साक्षात मौत बरसाने वाली एक भारी और क्रूर शिकारी बंदूक लादकर खूंखार जीवों की टोह में घूम रहा हूं। खैर, सच पूछो तो इन जंगली गोरिल्लाओं के शिकार का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज और मस्त सुविधा होती है। दरअसल, अगर आपको जंगल में किसी हिंसक शेर या चीते का शिकार करना हो, तो आपको कई दिनों तक बीहड़ वनों की खाक छाननी पड़ती है, भयंकर कष्ट उठाना पड़ता है, तब जाकर कहीं उनका कोई सुराग या मामूली अता पता मिल पाता है। लेकिन अरे भाई, अगर आप एक बार इन गोरिल्लाओं के साम्राज्य यानी उनके कोर इलाके में कदम रखते, तो फिर उनका साक्षात दीदार करने में या उनके दर्शन पाने में रत्ती भर भी वक्त नहीं लगता। वे बहुत ही जल्द आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल कारण यह है कि ये जीव कभी अकेले दुकेले नहीं भटकते, बल्कि हमेशा एक बड़ा सा ग्रुप बनाकर पूरे कुनबे के साथ दलबद्ध होकर रहते हैं। पहली बात तो यह है कि इनके गैंग के हर एक सदस्य के बदन में साक्षात प्राचीन असुरों और दानवों जैसी अपार और अदम्य शारीरिक ताकत कूट कूट कर भरी होती है। यहां तक कि खुद जंगल का राजा खूंखार बब्बर शेर भी शारीरिक बल के मामले में उनसे मुकाबला करने में जीत पाएगा या नहीं, इस बात में 100% संदेह है। और उसके ऊपर से जब ये भयानक जीव पूरा ग्रुप बनाकर एक साथ खड़े हो जाते हैं, तब तो साक्षात विशालकाय और मतवाला अफ्रीकी हाथी भी इन गोरिल्लाओं के सामने एकदम बौना और तुच्छ प्राणी समझा जाता है। दरअसल, ये बुद्धिमान गोरिल्ला अपनी इस असीम ताकत और भयंकर प्रताप को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अगर कोई अंश दुश्मन या अनाड़ी शिकारी मूर्खों की तरह उनके बिल्कुल नजदीक आकर झाड़ियों के पीछे से उनकी झुमकी मारने या तांक झांक करने की हिमाकत करता है, तो वे उसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी गवारा नहीं करते और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। अगर उनके सामने कोई बब्बर शेर आ जाए या कोई अदना सा इंसान आ जाए, तो शुरुआत में वे उसे एकदम कौड़ी के भाव समझते हैं और अपनी आंखों से घोर अवहेलना व उपेक्षा प्रकट करते हैं। लेकिन अगर वो अनचाहा दुश्मन अपनी जिद पर अड़ा रहे और उनके और भी ज्यादा करीब बढ़ने की धृष्टता करे, तब वे अपना डरावना मुंह बिचकाकर और अपने पैने दांत दिखाकर उसे जोर जोर से घुड़कते हैं और 2-4 बार भयंकर धमकियां देते हैं। मगर अरे भाई, जो नासमझ दुश्मन उनकी इस आखिरी वार्निंग को सुनकर भी सावधान नहीं होता, तो समझ लो कि फिर उसका कबाड़ा होना एकदम तय है और उसकी फूटी किस्मत उसे साक्षात मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा सकती। उसका कपाल बड़ा ही मन है। सच पूछो तो एक आम गोरिल्ला हमेशा अपनी ही मस्ती में चूर होकर एकदम गदाइल चाल यानी बेहद धीमी और आलसी रफ्तार से मटकते हुए धीरे धीरे चलता फिरता है। यहां तक कि जब तक उसके सिर पर साक्षात कोई प्रलयनकारी आफत या भयंकर लाइफ थ्रेटनिंग विपदा न आ जाए, तब तक वह बेवजह दौड़ भाग करके अपने भारी भरकम शरीर को कोई अतिरिक्त कष्ट या स्ट्रेस देना कतई पसंद नहीं करता। और अरे भाई, ठीक इन्हीं सब प्रैक्टिकल वजहों से इन गोरिल्लाओं का पीछा करना, उनका ट्रैक डाउन करना और उनके भारी पैरों के निशानों का अनुसरण करना शिकारियों के लिए काफी हद तक एक आसान टास्क हो जाता है। खैर, इन अनोखे गोरिल्लाओं की खोजबीन करते हुए जब मैं इस किचुर के बीहड़ अरण्य के भीतर गहराई तक पहुंचा, तो वहां इंसानों की एक ऐसी अनोखी और विचित्र जाति को अपनी आंखों से साक्षात देखा कि मैं भयंकर अचरज में डूब गया और पूरी तरह दंग रह गया। आज की आधुनिक अंग्रेजी भाषा में दुनिया के लोग इन्हें पिग्मी नाम से पुकारते हैं, मगर सच पूछो तो हमारे भारतीय पौराणिक ग्रंथों और संस्कारों के हिसाब से मैं इन्हें साक्षात बाल्य कहना ही सबसे ज्यादा उचित और परफेक्ट समझता हूं। दरअसल, इस पूरी पृथ्वी पर इन नाटे बालियों से छोटे आकार का कोई दूसरा इंसान आज तक कहीं किसी की नजर में नहीं आया है। लंबाई के मामले में तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनका सिर मेरी कमर की ऊंचाई से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाता। अगर आप बहुत दूर खड़े होकर इन बालियों के पूरे समूह को देखेंगे, तो आपको साक्षात ऐसा भ्रम होगा मानो किसी स्कूल के 9 या 10 साल के छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियों की टोली एक साथ मैदान में खड़ी होकर खेल रही है। इन अद्भुत बालियों का शारीरिक विजुअल भी बड़ा ही अनूठा होता है। इनका रंग एकदम कड़क कुचकुचे कोयले जैसा काला होता है। सिर के बाल भयंकर रूप से घुंघले और छोटे छल्लेदार होते हैं। नाक एकदम चपटी और थ होती है और इनके पूरे बदन पर कपड़ों के नाम पर बस उनकी कमर में तेल से पूरी तरह तरबतर और तेलचोबनो कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा या लंगोट लटकता रहता है। भले ही इनका शारीरिक कद और काठी देखने में बेहद छोटी और बौनी लगती हो, मगर सच पूछो तो इनका पूरा जिस्म फौलाद की तरह मजबूत और बेहद बलिष्ठ होता है। उनकी सुदृढ़ और कड़क मांसपेशियां उनके छोटे से बदन के ऊपर साक्षात पहलवानों की तरह खूल खूल कर बाहर की तरफ साफ चमकती है। और अरे भाई,
हौसले के मामले में तो वे साक्षात शेर के कान कतरने वाले परम साहसी और निडर योद्धा होते हैं। दरअसल ये नाटे लोग खुद अपने छोटे से शरीर के नाप के अनुसार ही छोटे छोटे कड़क बर्छी और भाले तैयार करते हैं, और उन्हीं हथियारों को लेकर वे अकेले ही इस खौफनाक व गहरे अरण्य के भीतर शिकार की टोह में घुस जाते हैं। और अरे भाई, गजब का माइंडसेट देखिए कि अपने उन छोटे भालों के दम पर ही वे जंगल के सबसे बड़े और खूंखार अफ्रीकी हाथियों और भयानक जंगली भैंसों तक को मार गिराते हैं और उनका वध कर डालते हैं। सच पूछो तो केवल और केवल शिकार करना ही इनकी जिंदगी का एकमात्र मुख्य पेशा और जीविका का साधन है। सामान्य दिनों में तो ये लोग जंगल की हरी भरी शाक सब्जियां, कंदमूल और पेड़ों की कड़क जड़ें खाकर ही बहुत ही आराम से अपने दिन काट लेते हैं। मगर दरअसल जब कभी इनके मन के भीतर लजीज मांस खाने का तीखा स्वाद जागता है या कोई विशेष साध होती है, तब ये जांबाज शिकारी अपने हाथों में तीर धनुष और बर्छी उठाकर सीधे घने वनों की तरफ लपकते हैं और वहां से जंगली सुअर या हिरण का शिकार करके बड़े ही चाव से मार लाते हैं। ये बाल्य लोग इस अफ्रीकी महाद्वीप के किसी भी दूसरे कबीले या अन्य आधुनिक बाशिंदों के साथ रत्ती भर भी कोई मेल मिलाप या बातचीत करना कतई पसंद नहीं करते। वे उनसे कोसों दूर भागते हैं। इस सुरम और घने हरे भरे जंगल के ठीक बीचों बीच कल कल करके बहने वाली और साक्षात नृत्य करती हुई पहाड़ी नदी के सुंदर किनारों पर वे पेड़ों की हरी भरी कोमल पत्तियों से अपनी छोटी छोटी घास फूस की झोपड़ियां यानी कुटिया तैयार करते हैं। और अरे भाई, उसी एकांतवास में रहकर वे बिना किसी स्ट्रेस या बाहरी दुनिया की झंझट के परम शांति के साथ अपनी अत्यंत सरल और सीधी सादी जिंदगी हंसते खेलते बिता देते हैं। और आज की इस तथाकथित आधुनिक 2026 की चकाचौंध वाली सभ्यता और कायदे कानूनों का वे रत्ती भर भी कोई उधार नहीं रखते, यानी उसकी कोई परवाह नहीं करते। अरे भाई, एक दिन की बात है, जब हम उस बीहड़ जंगल के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक चलते चलते मेरी नजरों के सामने एक बड़ा ही अनूठा नजारा आया। मैंने देखा कि एक जगह पर गगनचुंबी और बड़े बड़े घने पेड़ों की ठंडी छाव तले सीधे जमीन की मिट्टी के ऊपर एक के बाद एक कतार में सिलसिलेवार ढंग से बहुत सारे घोंसले यानी सुंदर बसेरे सजे हुए रखे थे। कौतूहल के मारे जब मैंने पास जाकर अपनी उंगलियों पर उन बसेरों को एक एक करके ठीक से गिना, तो सच पूछो तो कुल मिलाकर पूरे 30 बसेरे वहां मौजूद थे। दरअसल वे सारे के सारे अनोखे घर जंगल की मजबूत लताओं, पेड़ों की पतली डालियों और सूखी हुई भूरी पत्तियों को आपस में बड़ी ही कारीगरी से बुनकर तैयार किए गए थे। जब मेरे मन में भारी सस्पेंस जागा और मैंने अचरज में डूबकर इस बारे में पूछताछ की, तो हमारे सामान उठाने वाले स्थानीय कुलियों के मुखिया यानी उनके अनुभवी सरदार ने मुझे तसल्ली से जानकारी देते हुए बताया कि अरे हुजूर, ये कोई आम घोंसले नहीं है, बल्कि ये साक्षात खूंखार और भीमकाय गोरिल्लाओं के बनाए हुए अस्थायी घर और उनके रैन बसेरे हैं। सरदार की ये बात सुनते ही मेरा माथा ठनका और मैंने अपनी अधूरी नॉलेज के आधार पर उससे सवाल दागते हुए कहा कि अरे भाई, मैंने तो किताबों में ऐसा पढ़ रखा है और लोगों के मुंह से भी सुना है कि ये गोरिल्ला बड़े ही मूडी जीव होते हैं और वे कभी भी अपने किसी एक घोंसले या घर में लगातार 2 दिन तक रात को बिल्कुल नहीं सोते। क्या ये सच है? मेरी ये बात सुनकर उस सरदार ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बड़े ही प्रैक्टिकल अंदाज में राज खोलते हुए बताया कि नहीं मालिक, आपकी बात बिल्कुल 100% सच है, मगर एक बात तो एकदम पक्की है कि वे इस वक्त हमारे बहुत ही ज्यादा नजदीक कहीं छिपे बैठे हैं, क्योंकि दरअसल इन घरों की हालत और इन हरी सूखी पत्तियों को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये बसेरे बिल्कुल अभी अभी के बने हुए एकदम ताजा और टाटका है। उसकी ये बात सुनते ही मेरी पूरी बॉडी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और मैंने पूरी तरह अलर्ट होकर अपनी निगाहों को चारों दिशाओं में घुमाकर बड़े ही गौर से देखना शुरू किया। सच पूछो तो उस हसीन नजारे में वहां चारों तरफ फैले बांस के वनों और न जाने कितनी अन्य प्रजातियों के घने पेड़ों की ठंडी शीतल और स्निग्ध परछाइयां, जमीन पर बिछी मखमली और मुलायम हरी घास की गद्देदार चादर के ऊपर धूप छांव के खेल की तरह रह रहकर झिलमिला रही थी। पेड़ों की हर एक छोटी बड़ी डालियों और टहनियों के ऊपर काले क्लूटे जंगली कौवे, अपनी चोंच से लकड़ी को ठोकने वाले चतुर कटफोड़वे, शांत भाव से बैठी भोली फाख्ता यानी घुघू, फूलों का मीठा रस चूसने वाले नन्हे मधुपाई सूर्य पक्षी यानी सनबर्ड और एक विशेष प्रकार की सुरीली तान छेड़ने वाली गीत गाने वाली गौरैया चिड़ियों ने मिलकर तहलका मचा रखा था। उन्होंने हवा के झोंकों से पत्तों से निकलने वाली सरसराहट और वन मरमर की प्राकृतिक ध्वनि के साथ अपने मधुर कंठ के सुरों को इस कदर एक सुर में मिला दिया था मानो उस सुन बीहड़ में
कोई जादुई फ्यूजन संगीत और एक लाइव कॉन्सर्ट का मिक्सअप माहौल रच दिया हो। और अरे भाई, उन गगनचुंबी ऊंचे ऊंचे पेड़ों की घनी हरी पत्तियों के प्राकृतिक पर्दों को अचानक अपने नन्हे हाथों से एक तरफ सरकाकर बीच बीच में चमकीली सुनहरी त्वचा वाले सुंदर सुनहरे बंदर अपना नटखट मुंह बाहर निकालकर हमें उनकी झुमकी मारते और पलक झपकते ही नजरों से ओझल होकर गायब हो जाते। वही हमारे ठीक बगल से होकर एक बेहद पतली और छोटी सी पहाड़ी नदी साक्षात पिघले हुए चांदी की चमकदार लहरों को अपने बदन पर लहराती हुई नागिन की तरह बलखाती और टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती जा रही थी और थोड़ी ही दूरी पर घनी झाड़ियों के पीछे हमारी आंखों से एकदम ओझल होकर छिप गई थी। अब दिन का उजाला धीरे धीरे सिमट रहा था और सूर्य नारायण के अस्त होने में अब रत्ती भर भी देरी नहीं बची थी। ठीक उसी समय बहुत दूर घने जंगल के भीतर से एक अजीब सी भारी आवाज गूंजती हुई सीधे मेरे कानों से आकर टकराई। ऐसा महसूस हुआ मानो कोई बहुत बड़ा और ताकतवर जीव पेड़ की कड़क डालियों को बड़े ही हिंसक तरीके से मड़मड़ करके बेरहमी से मरोड़कर तोड़ रहा हो। मैंने तुरंत अपनी जगह पर ठिठक कर अपने कुलियों के उस अनुभवी सरदार की तरफ चेहरा घुमाया और सस्पेंस भरे लहजे में उससे सवाल पूछा कि अरे भाई सरदार, जरा गौर से सुनो, भला इस शाम के धुंधलके में वहां दूर झाड़ियों के पीछे कौन पागलों की तरह पेड़ों को बेरहमी से तोड़ रहा है? मेरी बात सुनते ही उस सरदार ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी दबी हुई गंभीर आवाज में फुसफुसाते हुए जवाब दिया कि मालिक, ये और कोई नहीं बल्कि साक्षात वही पराक्रमी और खूंखार गोरिल्ला है जिनका हम सुराग ढूंढ रहे हैं। मैंने बिना एक पल का भी वक्त गवाए तुरंत हुक्म सुनाते हुए कहा कि अरे भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की? हमारी पूरी टीम का तंबू और छावनी इसी खूबसूरत जगह पर तुरंत गाड़ दो। सच पूछो तो ये सुरम्य और शांत लोकेशन मेरे दिल को बेहद पसंद आ गई है। आज की रात हम यहीं आराम फरमाएंगे और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही हम अपनी बंदूकों को लोड करके इन खूंखार गोरिल्लाओं के शिकार पर निकलेंगे। लेकिन दरअसल इंसान सोचता कुछ और है और उसकी फूटी किस्मत उसके साथ कुछ और ही खेल खेल जाती है। ठीक उसी डरावनी रात को अचानक मेरे पूरे बदन में जोड़ों का दर्द शुरू हो गया और मुझे भयंकर कंपकंपी के साथ तेज बुखार यानी भाई फीवर आ गया, जिसके कारण अगले दिन सुबह बिस्तर से उठ पाना भी मेरे लिए प्रैक्टिकल रूप से मुमकिन नहीं था और हमारा वो बहुप्रतीक्षित गोरिल्ला शिकार का पूरा प्लान वहीं धरे का धरा रह गया और हम शिकार पर बिल्कुल नहीं जा पाए। लगातार पूरे 5 दिनों तक मैं उस भयंकर और जानलेवा बुखार की आग में तड़पता रहा। मुंह का स्वाद ऐसा कड़वा हो गया था कि अन्न का एक दाना भी गले के नीचे नहीं उतरा और इस कड़े उपवास के कारण मेरी पूरी बॉडी इतनी ज्यादा निढाल, बेदम और भयंकर कमजोर हो गई कि बुखार उतरने के बाद भी अगले 3 दिनों तक मुझे उसी तंबू के भीतर पड़े पड़े पूरी तरह से बेड रेस्ट और विश्राम करना पड़ा ताकि बदन में थोड़ी बहुत जान लौट सके। मगर अरे भाई, इसी बीमारी और आराम के दिनों के बीच में वहां उस निर्जन अरण्य के भीतर एक ऐसी अद्भुत, अकल्पनीय और परम अचरज से भरी घटना घट गई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उस दिन की बात है, सुबह सुबह मैंने बीमारी के बाद पहली बार बहुत ही हल्का सा सुपाच्य दलिया यानी बीमारों वाला हल्का भोजन पथ्य के रूप में ग्रहण किया था। मगर सच पूछो तो भीतर से शरीर अभी भी भयंकर रूप से कमजोर और एकदम लाचार महसूस हो रहा था। दरअसल मैं अपने इस लंबे सफर पर अपने साथ विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की एक भारी भरकम और सुंदर काव्य ग्रंथावली लेकर गया था। इसलिए जब तंबू के भीतर अकेले बैठे बैठे मन उब जाता तो मैं टाइम पास करने के लिए कभी कभी उस किताब के पन्नों को उलट पुलट कर उनकी अमर कविताएं पढ़ने लगता, और जब दिल थोड़ा और बहलाना होता तो रेंगते हुए तंबू के पर्दे से बाहर निकल आता और वहां हरी घास पर अपनी आरामदायक कैंप चेयर बिछाकर मजे से बैठ जाता। वहां कुर्सी पर पसरकर मैं सामने बहती हुई उस पहाड़ी नदी की मचलती हुई चंचल लहरों का सुंदर नृत्य देखता रहता और पेड़ों पर चहकने वाले उन मासूम पक्षियों के मधुर गीतों की महफिल को एकटक सुनता रहता था। अरे भाई, बिना किसी कामकाज या शिकार के प्रकृति की इसी मखमली गोद में पड़े पड़े मेरा वो पूरा दिन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से गुजर गया। फिर जब शाम ढलने में थोड़ा सा वक्त बाकी था, तभी अचानक जंगली हाथियों का एक बहुत ही विशाल और मतवाला झुंड जंगल के भीतर से एक भयंकर तहलका और भारी शोर शराबा मचाता हुआ प्रकट हुआ। वे हाथी चिंघाड़ते हुए और रास्ते में आने वाले कड़क पेड़ों को मड़मड़ाकर बेरहमी से तोड़ते मरोड़ते हुए हमारे कैंप से बस कुछ ही दूरी के फासले से होकर बड़े रौब से गुजर गए। मगर सच पूछो तो उन मतवाले गजों ने अपनी अकड़ में हमारे उस इंसानी तंबू की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं और हमारी मौजूदगी को पूरी तरह इग्नोर करके अपने रास्ते सीधे आगे बढ़ गए।
दरअसल अफ्रीकी जंगलों के बीच इतने दिन बिताने के बाद अब मौत के ऐसे डरावने और रोमांचक नजारे मेरी खुद की आंखों के लिए भी एकदम नॉर्मल और बेहद आम बात बन चुके थे, जिसे देखकर अब मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू नहीं होती थी। अरे भाई, हाथियों के इन विशाल झुंडों की तो बात ही छोड़िए। इस बीहड़ जंगल के रास्ते से होकर गुजरते समय मैंने कई बार बहुत दूर खुले मैदानों में खूंखार बब्बर शेरों के पूरे कुनबे को आपस में बच्चों की तरह अटखेलियां करते और खेलते हुए भी साक्षात देखा था। मगर गजब की बात देखिए कि उन स्वाभिमानी जंगली राजाओं ने भी हमारी तरफ कोई खास तवज्जो या विशेष ध्यान नहीं दिया और न ही कभी हम पर घात लगाकर हमला या आक्रमण करने की कोई कोशिश की। देखते ही देखते जब सूरज पूरी तरह डूब गया और चारों तरफ शाम का गहरा स्याह अंधेरा पैर पसारने लगा, तब पेड़ों पर चहकने वाले उन हजारों पक्षियों का वो सुरीला कॉन्सर्ट और उनकी महफिल भी धीरे धीरे एकदम मध्यम और क्षीण पड़ते पड़ते हमेशा के लिए शांत हो गई। और ठीक उसी पल उस पूरी तरह से खामोश और स्तब्ध अरण्य के सूने अंतःपुर की गहराइयों से साक्षात यमराज के दूत की तरह एक खूंखार और भूखे चीते यानी तेंदुए की डरावनी घुड़की और उसकी गुर्राहट की तेज गला फाड़ती आवाज गूंज उठी। उस खौफनाक आवाज को सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन कौंधी और मैंने भी भलाई इसी में समझी कि चुपचाप दबे पांव रेंगते हुए अपने सुरक्षित तंबू के भीतर वापस घुस जाऊं और उसके मोटे पर्दे को कसकर बंद कर लूं। अरे भाई, उस दिन भयंकर बुखार से उठने के बाद मेरा हाजमा बहुत कमजोर था, इसलिए ये सोचकर कि कोई भारी या गरिष्ठ यानी गुरुपाक खाना इस वक्त मेरा बदन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मैंने बस 2 पतली सी रोटी के टुकड़ों पर थोड़ी सी मीठी जेली लगाई, उन्हें चुपचाप चबाया और आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया। दरअसल इस अफ्रीकी अरण्य के पक्षी भी बड़े अजीब मिजाज के हैं। सुबह की पहली किरण फूटने और उजाला होने से बहुत पहले ही वे पेड़ों की डालियों पर बैठकर इस कदर चीखने चिल्लाने लगते हैं और ऐसा भयंकर चांचामेची यानी शोर शराबा मचाना शुरू कर देते हैं कि मानो पूरा आसमान ही अपने सिर पर उठा लेते हैं। नतीजा ये हुआ कि अभी ठीक से भोर का उजाला भी नहीं हो पाया था कि मेरी नींद एकदम झटके से टूट गई। सोकर उठते ही मुझे अपने पेट के भीतर चूहों की भयंकर दौड़ महसूस हुई और मुझे बहुत ही तेज भूख लगाई। मैंने अपने तंबू में इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि हमारे नौकर चाकर और कुली अभी तक गहरी नींद सो रहे थे और उनमें से कोई भी जागा नहीं था। अब ऐसी सिचुएशन में लाचार होकर मैं खुद ही अपने बिस्तर से उठा और सुबह के नाश्ते के लिए थोड़ा बहुत भोजन जुगाड़ने और खाद्य सामग्री इकट्ठा करने की कोशिश में लग गया। लेकिन अरे भाई, जैसे ही मैं अपनी लकड़ी की टेबल के पास पहुंचा तो सबसे पहले मैंने एक बहुत ही अचरज भरा और शॉकिंग डिस्कवरी की कि मेरी जेली का वो पूरा चमकीला टिन मेज के ऊपर से एकदम गायब हो चुका था और वहां हवा में अदृश्य हो गया था। मेरा माथा ठनका। फिर मैंने जब और गौर से देखा तो कल रात को जो 4 बची हुई रोटियां मैं बिना खाए ही टेबल पर छोड़कर सोने चला गया था, वे चारों की चारों रोटियां भी मेज के ऊपर से साफ साफ नदारद थी। ये देखते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और मुझे भयंकर गुस्सा आ गया। मेरे मन में तुरंत ये थॉट आया कि 100% कल रात को कोई शातिर चोर और भुक्कड़ पेटू कुली चुपके से दबे पाव मेरे तंबू के भीतर घुसा है और मेरा सारा खाना चट कर गया है। यही सोचकर मैंने गुस्से में तमतमाते हुए कुलियों के सरदार को ऊंची आवाज में पुकारा। जब उस सर ने मेरी सारी शिकायत और चोरी की ये सनसनीखेज बात सुनी तो उसने तुरंत बिना कोई देरी किए बाकी के सभी कुलियों को पूछताछ के लिए एक जगह इकट्ठा होने का हुक्म दिया और उन्हें वहां बुला लिया। मगर सच पूछो तो उन कुलियों के सामने जब मैंने कड़क कर सवाल पूछे तो उनमें से किसी एक ने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया और सब के सब हाथ जोड़कर बेकसूर बनने का नाटक करने लगे। किसी ने भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। तब मैंने और भी ज्यादा खूंखार और कड़कती हुई क्रुद्ध आवाज में उन सबको खुलेआम वार्निंग देते हुए कहा कि अच्छा बच्चों, सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो सुन लो। आज के बाद फ्यूचर में अगर मैंने अपने इस तंबू के भीतर किसी भी चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया तो मैं बिना कोई रहम खाए अपनी राइफल से सीधे गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर दूंगा और सीधे मौत के घाट उतार दूंगा। खैर, ये हाई वोल्टेज ड्रामा तो वहीं खत्म हुआ। लेकिन उसी दिन जब रात घनी हुई तो अचानक आसमान में काले क्लूटे बादल छा गए और झमझम करके बड़े वेग से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सच पूछो तो जब रात को बिस्तर पर गहरी नींद सोने का वक्त होता है तब बाहर गिरती हुई बारिश की वो रिमझिम फुहारें मुझे बड़ी ही प्यारी और बेहद मीठी लगती है। दिल को बड़ा सुकून मिलता है। दरअसल जब बाहर पूरी धरती आसमान से बरसती पानी की तेज धाराओं में साक्षात स्नान कर रही होती है,
बाहर की सारी जमीन और मिट्टी पानी से तर होकर कीचड़ में बदल जाती है और पैच पैच करने लगती है, और रास्ते पर चलने वाले बदनसीब मुसाफिरों के कपड़े पूरी तरह भीगकर ठंडे और गीले सैंत सैंत हो जाते हैं। ठीक उसी नाजुक वक्त में मैं अपने वाटरप्रूफ कैंप के भीतर एकदम सूखे और गर्म बदन के साथ मखमली बिस्तर पर लेटा हुआ हूं और परम ऐश और आराम फरमा रहा हूं। इस विलासिता और परम संतुष्टि का ये प्यारा सा ख्याल मेरे मन को अंदर तक गहरी खुशी से सराबोर कर देता है और मेरी पलकों के ऊपर साक्षात गहरी नींद और सुखद तंद्रा का एक नशीला आवेश घोल देता है। बाहर ऊंचे पेड़ों की घनी हरी पत्तियों पर गिरने वाली पानी की बूंदों की वो मधुर टिप-टिप और टूपुर की प्यारी सी प्राकृतिक संगीत ध्वनि सुनते सुनते मैं कब गहरी और मीठी नींद की आगोश में सो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। मगर अरे भाई, अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली और उठकर खड़ा हुआ तो नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल बिस्कुट का वो बिल्कुल ब्रांड न्यू पैड टिन जिसे मैंने कल ही शाम को बड़ी हसरत से खोला था, वो भी उस लकड़ी की टेबल के ऊपर मौजूद नहीं था और रात के अंधेरे में साफ गायब हो चुका था। अब तो मेरा दिमाग इस कदर शॉर्ट सर्किट हो गया और मेरा मन ऐसा पगला गया कि उसे शब्दों में बयां करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। गुस्से के मारे मेरा पूरा बदन कांपने लगा। सच पूछो तो अगर हम आज के किसी आधुनिक शहर या टाउनशिप में रह रहे होते और वहां ऐसी मामूली बिस्कुट की चोरी हो जाती तो इंसान को रत्ती भर भी कोई फिक्र या स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि बाजार में सब कुछ इजीली अवेलेबल है। मगर अरे भाई, इस मुख्यधारा की सभ्यता, दुकानों और बड़े बड़े हाट बाजारों से कोसों दूर, इस खौफनाक और घने अफ्रीकी अरण्य के बीच, जहां अगर आप किसी को आज 2026 के जमाने के हिसाब से लाखों रुपए की गड्डी या कोई कीमती सोने की अशरफी यानी मोहर भी निकाल कर दे दे, तो भी आपको पूरे जंगल में एक अदद सूखा बिस्कुट तक नसीब नहीं हो सकता। उस वीराने में अगर रोज रोज इसी तरह मेरा राशन और खाना चोरी होता रहा तो समझ लो कि 2 दिन के भीतर ही मेरा पूरा कबाड़ा होना तय है और मुझे अपना सारा बोरिया बिस्तर और सामान समेट कर यानी पात्ता गुटिये करके इस जंगल से दुम दबाकर सीधे वापस भागना पड़ेगा। भारी टेंशन और गुस्से में तिल मिलाता हुआ मैं तुरंत अपने पैर घसीटते हुए तंबू के बाहर जाकर खड़ा हो गया। और अरे भाई, जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा तो अचानक मेरी पारखी नजरों की नजर सीधे नीचे गीली मिट्टी के ऊपर जा टिकी। दरअसल कल रात को जो झमाझम मूसलाधार बारिश हुई थी उसने मेरे तंबू के मेन गेट यानी प्रवेश द्वार के ठीक सामने की सूखी मिट्टी को पूरी तरह भिगोकर एकदम गिला और बेहद सॉफ्ट व नरम बना दिया था। और ठीक उसी गीली सतह के ऊपर किसी के पैरों के बहुत सारे गहरे और एकदम क्लियर इंप्रेशन यानी बिल्कुल स्पष्ट पैरों के निशान छपे हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने जब झुककर देखा तो वे पच्चेहन किसी जंगली जानवर के बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वे साक्षात किसी हाड़मांस के इंसान के ही पैरों के निशान थे। बिना एक पल गवाए मैंने उस दिन भी सबसे पहले कुलियों के उसी अनुभवी सरदार को जोर से आवाज देकर अपने पास बुलाया, उसे रात में हुई इस नई बिस्कुट चोरी की पूरी दास्तान सुनाई और जमीन पर बने उन रहस्यमयी पैरों के निशानों की तरफ इशारा करके उन्हें साक्षात दिखाया। हुक्म मिलते ही उस सरदार ने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर काफी देर तक उन छपे हुए निशानों का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया और बड़े ही गौर से उनका टेस्ट और एग्जामिनेशन करना शुरू किया। दरअसल जिनका इस अफ्रीकी बीहड़ वनों के चप्पे चप्पे पर रात दिन घूमना और भटकना ही, अरे भाई, उनका तो ये पुश्तैनी पेशा और पुराना बिजनेस ही ठहरा। मैं पहले से ही इस बात से बखूबी वाकिफ था कि जमीन की सतह पर बने पैरों के निशानों को देखकर साक्षात किसी मंझे हुए और बड़े से बड़े टॉप क्लास जासूस यानी जांबाज डिटेक्टिव की तरह ये जंगली लोग भी पलक झपकते ही बहुत सारे गुप्त रहस्य और ढेरों जानकारियां ढूंढ निकालते हैं। इसलिए दरअसल जमीन पर छपे उन रहस्यमयी पैरों के निशानों को टटोलने के बाद हमारा वो अनुभवी सरदार अपने मुंह से क्या वर्डिक्ट सुनाता है और क्या बड़ा खुलासा करता है, ये जानने और सुनने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक होकर दिल थामे बेहद साग्रहे और बेसब्री से इंतजार करने लगा। वो सरदार तुरंत अपने दोनों घुटनों और हाथों को जमीन पर टिकाकर साक्षात किसी शिकारी जानवर की तरह चारों तरफ रेंगते हुए और हामागुड़ी देकर गोल गोल घूमते हुए उन पच्चीहनों का चप्पा चप्पा बड़ी बारीकी से टेस्ट करने लगा। उस वक्त मैंने अपनी पैनी नजरों से एक बात बड़े गौर से नोटिस की कि जैसे जैसे वो निशानों को गहराई से देख रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदलने लगे थे और उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखों में असीम अचरज और गहरे विस्मय की एक साफ साफ झलक उभर कर सामने आ रही थी। और सच पूछो तो जब वो सरदार का वो लंबा इन्वेस्टिगेशन और पूरा परीक्षण आखिरकार समाप्त हुआ
तो उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था और उस पर भयंकर रूप से एक अजीब सी गंभीर चिंता और उदासी की लकीरें साफ खिंच गई थी। मैंने सस्पेंस से बेकाबू होकर तुरंत उससे सीधा सवाल दाग दिया कि क्यों भाई सरदार, आखिर क्या मामला है? क्या नई मिस्ट्री ढूंढ निकाली तुमने और माजरा क्या है? मेरी ये बात सुनकर उस सरदार ने अत्यंत निराश और हताश होकर बिना कुछ बोले केवल 2 बार अपनी गर्दन को ना के अंदाज में इधर उधर हिला दिया। तब मैंने थोड़ा झल्लाते हुए उससे दोबारा पूछा कि क्या तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया? लेकिन अरे भाई, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि ये साफ साफ किसी इंसान के ही पैरों के निशान है। और एक बात तो एकदम पक्की है कि ये निशान जिसके भी पैरों के हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे इन सामान उठाने वाले कुलियों की टीम का ही कोई चोर मेंबर है। आखिर हम लोग उस आखिरी इंसानी बस्ती और गांव को पीछे छोड़कर करीब 20 मील की लंबी दूरी तय करके इस अनजान बीहड़ में आ पहुंचे हैं। भला रात के उस भयंकर अंधेरे में इस बेहद डरावने और खतरनाक जंगल को अकेले पार करके उस दूर दराज के गांव से कोई अजनबी चोर यहां चोरी करने आ सकता है? ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मेरी इस लॉजिकल बात को तुम खुद भी दिल से स्वीकार करते हो ना भाई? सरदार ने मेरी बात पर अपनी सहमति जताते हुए बड़े ही अदब के साथ अपनी गर्दन झुकाई और बोला कि जी हां हुजूर, आपकी ये दलील एकदम 100% सही है। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं। मैंने तुरंत अपनी बात का निष्कर्ष निकालते हुए उस पर दबाव डाला कि तो फिर इसका सीधा और साफ मतलब यही निकलता है कि हमारे अपने ही कुलियों के गैंग में से किसी शातिर दिमाग इंसान ने इस घटिया चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मगर सरदार ने मेरी इस बात पर इस बार और भी ज्यादा जोर देते हुए और पूरी ताकत से अपनी गर्दन को झटक कर ना के अंदाज में हिलाते हुए साफ मना कर दिया और बोला कि नहीं हुजूर, आप भारी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। हमारे वफादार कुलियों के दल में से किसी ने भी इस चोरी को छूने तक की हिम्मत बिल्कुल नहीं की है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़कर थोड़े तल्ख लहजे में उससे पूछा कि अरे भाई सरदार, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम घुमा फिराकर असल में क्या कहना चाहते हो? जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। तब सरदार ने चारों तरफ सहमी हुई नजरों से देखा और बड़ी ही धीमी व रहस्यमयी आवाज में मुझसे कहा कि हुजूर, दरअसल मैं जो कड़वा सच आपको बताने जा रहा हूं, अगर मैं उसे साफ साफ अपनी जुबान से कह भी दूं तो शायद आपका ये मॉडर्न और पढ़ा लिखा दिमाग मेरी उस बात पर रत्ती भर भी भरोसा और विश्वास नहीं करेगा। मैंने तुरंत अचरज से उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि भला ऐसा क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? सरदार ने अपना सिर झुकाकर बड़े संकोच के साथ जवाब दिया कि मालिक, दरअसल मेरी वह बात सुनकर आपको तुरंत ऐसा फील होगा कि मैं आपके सामने खड़े होकर कोई सरासर बेबुनियाद, एकदम नामुमकिन और सफेद झूठ बोल रहा हूं। मैंने उसे तसल्ली देते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा कि अरे भाई, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में जो भी बात है और तुम्हारा अपना खुद का जो भी पर्सनल विश्वास या थॉट है, तुम बिना किसी डर के खुलकर साफ साफ बोलो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा करूंगा। मेरी बात सुनते ही सरदार ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बड़े ही सिहरन भरे लहजे में वो बड़ा धमाका करते हुए बोला कि हुजूर, तो सुनिए, कल रात के उस घने और डरावने अंधेरे में आपके इस तंबू के भीतर जो भी शातिर जीव चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था, वो असल में कोई पुरुष यानी मर्द इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। झटका लगते ही मेरा दिमाग सन्न रह गया और मैंने हड़बड़ाकर पूछा कि अरे भाई, सीधा सीधा बोलो, तुम्हारी इस अजीबोगरीब पहेली का आखिर क्या मतलब और क्या सेंस है? सरदार ने जमीन पर बने निशानों पर उंगली रखते हुए बड़े ही दावे के साथ कहा कि मालिक, इसका सीधा और साफ अर्थ यही है कि मिट्टी पर छपे हुए ये छोटे और नाजुक पैरों के निशान साफ साफ किसी स्त्री यानी औरत के ही हैं। इस बात में अब रत्ती भर का भी कोई संशय, कंफ्यूजन या शको शुबा बिल्कुल नहीं रह गया है। सरदार की ये बेतुकी बात सुनते ही मैं जोर से हंस पड़ा और चिल्लाते हुए बोला कि अरे भाई सरदार, सरदार, होश में आओ। क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से सठिया गया है या तुम्हारा मेंटल बैलेंस पूरी तरह हिल चुका है? भला जो बीहड़ जंगल इंसानी बस्ती और आखिरी गांव से पूरे 20 मील की दुर्गम दूरी पर स्थित हो और जिस खौफनाक अरण्य में साक्षात आदमखोर गोरिल्ला, विशालकाय हाथी, भयानक जंगली भैंसे और घात लगाकर बैठने वाले क्रूर चीते व बाघों का स्थायी बसेरा और साम्राज्य हो, वहां रात के उस भयंकर और डरावने सन्नाटे में भला कोई अकेली औरत और स्त्री खाना चोरी करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर चली आएगी? क्या यह प्रैक्टिकल लगता है? मगर मेरी इस तीखी दलील के बाद भी उस सरदार का कॉन्फिडेंस रत्ती भर भी नहीं डिगा। उसने बेहद दृढ़ता और अडिग विश्वास के साथ दोबारा जोर देते हुए कहा कि मालिक,
आपके दिमाग में इस वक्त जो भी लॉजिकल बातें और खतरे आ रहे हैं, उन सब डरावने पहलुओं के बारे में मैंने भी खुद ठंडे दिमाग से बहुत गहराई से सोच विचार करके देख लिया है। मगर सच पूछो तो इन सब खतरों के बावजूद मेरा ये शिकारी तजुर्बा यही चीख चीख कर कह रहा है कि ये 100% किसी स्त्री के ही पैरों के निशान है। उनकी ये अटूट जिद और चट्टान जैसी दृढ़ता देखकर मैं पूरी तरह से हक्का बक्का, स्तंभित और एकदम अवाक होकर सन्न रह गया। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं फूटा और मैं चुपचाप बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। उसके बाद जब मैंने देखा कि सरदार अपनी बात कहकर चुपचाप वहां से वापस मुड़कर जाने लगा है, तो मेरे मन में अचानक एक नया डर जागा और मैंने तुरंत फुर्ती से लपककर उसे पीछे से आवाज दी और बड़े ही गुपचुप अंदाज में कान के पास जाकर कहा कि अरे भाई सरदार, जरा एक बात कान खोलकर सुन लो। ये औरत के पैरों के निशान वाली जो भी मिस्ट्री और अजीबोगरीब बातें तुमने अभी अभी मुझे बताई है, ये सीक्रेट हमारे बीच ही रहना चाहिए और भूल कर भी इस बात की भनक हमारे बाकी के अंधविश्वासी कुलियों के कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरी ये घबराहट देखकर सरदार के होठों पर एक हल्की और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वह थोड़ा सा खिलखिलाकर हंसा और बड़ी समझदारी से बोला कि मालिक, अरे भाई, अगर आप मुझे इस बात के लिए मना या पाबंदी नहीं भी लगाते तो भी मैं अपनी जुबान से ये राज उन कुलियों के सामने कभी नहीं खोलता। दरअसल अगर हमारे इन डरपोक कुलियों ने इस बीहड़ अरण्य के बीच किसी अनजान औरत के भटकने की ये डरावनी कहानी और भूतों का किस्सा सुन लिया, तो वे साक्षात चुड़ैल और डरावनी पेतनी के खौफ और डर के मारे इसी वक्त हमारा सारा सामान यहीं बीच जंगल में फेंक फांक कर, दुम दबाकर तुरंत भाग खड़े होंगे और हमें लावारिस छोड़कर 9-2-11 हो जाएंगे। अरे भाई, उस सरदार की बताई हुई अजीबोगरीब बात को लेकर मैं अपने दिमाग में जितनी बार भी सोच विचार करता हूं और उसे जितना भी टटोलने की कोशिश करता हूं, मगर सच पूछो तो मेरा ये मॉडर्न दिमाग किसी भी कीमत पर उस बात को मानने और उस पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं होता। भला खुद ही सोचिए, ऐसा खौफनाक और भयानक आदिम अरण्य यानी घना जंगल, जिसकी चारों दिशाओं और दूर दूर की चतुसीमाओं में इंसानी बस्ती या लोकलाय का नामो निशान तक ना हो, और जिसके भीतर से दिन के उजाले में भी गुजरने वाले मुसाफिर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि पूरे ग्रुप में दलबद्ध होकर और हाथों में आधुनिक हथियार तथा बंदूकें लेकर भी भारी डर और खौफ के साथ रास्ता तय करते हैं, जहां इंसानी जिंदगी का हर एक पल जंगली और हिंसक जानवरों के किसी डरावने नाइटमेयर यानी खौफनाक दुस्वप्न जैसा गुजरता है। उस जानलेवा वीराने में आधी रात के घनघोर अंधेरे में कोई अकेली औरत या स्त्री निडर होकर खाने की चोरी करने चली आएगी। अरे भाई, ये कोरी कल्पना ही अपने आप में बेहद बचकानी और पूरी तरह से हास्यास्पद लगती है। 100% उस सरदार ने पैरों के निशान पहचानने में कोई बहुत बड़ी भूल या भयंकर मिस्टेक की है। दरअसल इसी उधेड़बुन में दोपहर के वक्त अपनी एक डबल बैरल राइफल यानी बंदूक कंधे पर लाद कर मैं तंबू से बाहर निकल पड़ा। मेरे दिमाग में यह प्रैक्टिकल थॉट आया कि अगर इस आसपास के इलाके में कहीं एकाध शिकार करने लायक बढ़िया जंगली पक्षी मिल जाए तो आज रात के डिनर यानी नैश आहार का वीआईपी बंदोबस्त बड़े शानदार तरीके से सुसंपन्न हो जाएगा। बस यही सोचकर मैं पास ही बहने वाली नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा और पेड़ों की हरी भरी डालियों पर अपनी बेहद पैनी और तीक्ष्ण दृष्टि टिकाकर धीरे धीरे अग्रसर होने लगा। उस वक्त नदी की कलकल बहती हुई जलधारा के ऊपर आसमान से साक्षात पिघले हुए सोने जैसी चमकदार धूप की सुनहरी किरणें बरस रही थी और उसके साथ ही मंद मंद बहती ठंडी हवा के झोंकों में सैकड़ों अरण्य पक्षियों के सुरीले गानों की एक आनंदमयी आनंद धारा बहती हुई महसूस हो रही थी। सच पूछो तो चारों तरफ फैली उस जीवंत, स्निग्ध और असीम शांति ने मेरे दिल को इस कदर छू लिया और मुझे वो नजारा इतना प्यारा लगा कि मेरे मन से किसी बेकसूर जीव की हिंसा करने यानी शिकार करने की सारी इच्छा और साध पल भर में गायब हो गई। उसी समय बड़े साइज का एक खूबसूरत जंगली कबूतर यानी वनपायरा मुझे अपनी तरफ आते देखकर पास की एक डाल से उड़ गया और थोड़ी दूर के एक दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गया। मगर अरे भाई, मैंने अपनी बंदूक नीचे कर ली और उसका पीछा बिल्कुल नहीं किया। उस शांत माहौल में मेरे अंतर्मन ने मानो मुझे अंदर से जोर से पुकार कर कहा कि आज की इस चमकीली और गर्म सूर्यालोक की आनंद सभा में तुम्हें और तुम्हारे इस इंसानी समाज को इस धरती पर खुलकर जीने का जितना अधिकार है, इस मासूम बेजुबान पक्षी का जीने का हक भी तुम्हारी तुलना में रत्ती भर भी कम नहीं है। खैर भाई, इसी तरह थोड़ी देर जंगल में इधर उधर मटर गश्ती और चहलकदमी करने के बाद मैं वापस अपने कैंप और तंबू की तरफ लौटने लगा।
मगर तभी अचानक नदी के रेतीले किनारे पर पड़ी एक बहुत ही चमकीली और रिफ्लेक्टिव चीज ने मेरी नजरों को अपनी तरफ खींच लिया। तेज धूप की किरणें उसके ऊपर पड़कर शीशे की तरह लपाकलपाक चमक रही थी और वह दूर से ही जगमगा रही थी। मैंने कौतूहलवश अपने कदम बढ़ाए और जैसे ही कुछ पाव आगे बढ़कर पास गया तो नजारा देखकर दंग रह गया। कल रात गायब हुआ मेरा वो बिस्कुट का टिन वहां रेत पर औंधे मुंह आनी उपुड़ होकर बेसहारा पड़ा हुआ था। मैंने फुर्ती से झुककर उसे जमीन से उठा लिया। मगर अरे भाई, वो टिन अब पूरी तरह से खाली हो चुका था और चोर ने उसके भीतर एक सिंगल बिस्कुट भी नहीं छोड़ा था। अब जब मैंने जमीन की तरफ देखा तो नदी के उस रेतीले किनारे की गीली बालू के ऊपर किसी इंसान के पैरों के बहुत सारे गहरे और स्पष्ट निशान छपे हुए थे। जिसने भी मेरे बिस्कुट के टिन पर हाथ साफ किया है और ये शातिर चोरी की है, वह चोर चोरी करने के बाद किसी सुरक्षित इंसानी बस्ती या गांव की तरफ वापस नहीं भागा है, बल्कि कल रात की उस मूसलाधार बारिश से भीगी हुई खौफनाक रात में इस जंगली और हिंसक जानवरों से भरी नदी के सुनसान किनारे बैठकर उस घने जमाट अंधेरे के बीच बिना किसी खौफ के एकदम बेफिक्र और निश्चिंत दिल से उसने अपने पेट की भयंकर भूख को शांत किया है। आखिर कौन हो सकता है वो रहस्यमयी शख्स? एक बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर और तय है कि वो हमारे ग्रुप का कोई कुली नहीं है और ना ही वो कोई कमजोर स्त्री या औरत है। ये बात तो अब 16 आने सच है। लेकिन अगर वह कोई पुरुष भी है तो भाई वो किस किस्म का अजीबोगरीब मर्द है? क्या इस पूरी दुनिया में उसके पास अपना सिर छुपाने के लिए कोई अदद आशियाना, घर या झोंपड़ी जैसा कोई आश्रय भी नहीं है? क्या उसके दिल और दिमाग के भीतर इंसानों में पाई जाने वाली नॉर्मल और स्वाभाविक डर की भावना भी पूरी तरह से मर चुकी है? सच पूछो तो रास्ते भर इन्हीं सब उलझे हुए सवालों और थॉट्स के बारे में सोचते सोचते जब मैं वापस अपने कैंप यानी छावनी में लौट कर आया तो मैंने देखा कि वो कुलियों का सरदार एक बड़े से पेड़ की ठंडी छाव तले एकदम गुमसुम और चुपचाप बैठा हुआ है। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे नदी किनारे मिली उस खाली टिन की नई डिस्कवरी और अपनी इस ताजा खोज के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। मां अचरज की बात देखिए भाई, मेरी ये सनसनीखेज बात सुनकर भी उसके चेहरे पर हैरानी या विस्मय का एक भी नया निशान उभर कर सामने नहीं आया। उसने बस हमेशा की तरह अत्यंत निराश और हताश होकर एक बार फिर गहरी सांस ली और अपना सिर ना के अंदाज में हिला दिया। सच कहूं तो उस सरदार का ये रहस्यमयी बर्ताव और अजीब बिहेवियर मेरी समझ से पूरी तरह बाहर था। उसे देखकर साफ ऐसा लग रहा था कि मानो वो अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट या गुप्त बात जान चुका है, मगर किसी अज्ञात डर या वजह से वो उस राज को मेरे सामने बिल्कुल भी प्रकट नहीं करना चाहता और उसे मुझसे छुपा रहा है। अरे भाई, उस सरदार की बात को लेकर मैं अपने दिमाग में और ज्यादा उधेड़बुन करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उस सीक्रेट को जानने के लिए अपनी तरफ से कोई खास दिलचस्पी या उत्सुकता नहीं दिखाई। दरअसल मेरे मन में ये बात बैठ गई थी कि उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी या अंधविश्वास पैदा हो गया है और अगर मैंने उसे और कुरेदा तो वो फिर से कोई नया अजीबोगरीब और एकदम बेतुका शिगुफा छोड़ देगा। मैंने बस उससे इतना ही कहा कि देखो भाई सरदार, इस बेहद अजीब और मिस्टीरियस चोर को रंगे हाथों दबोचना अब बेहद जरूरी हो गया है। आज की रात मैं पलक तक नहीं झपकाऊंगा और पूरी तरह अलर्ट रहूंगा। क्या तुम भी मेरे साथ रात भर जागकर पूरी मुस्तैदी के साथ पहरा दे सकोगे? सरदार ने बिना झिझके तुरंत जवाब दिया कि मालिक, मैंने ये पक्का डिसीजन ले लिया है कि आज रात मैं जमीन पर रहने के बजाय इस पास वाले बड़े से पेड़ के टॉप पर चढ़कर बैठूंगा और वहीं से चारों तरफ कड़ा पहरा दूंगा। मैंने उसकी इस वफादारी के लिए उसे दिल से थैंक्स कहा और धन्यवाद दिया। सच पूछो तो उस रात को बढ़िया से डिनर और खाना पीना निपटाने के बाद तंबू की लाइट बुझाकर मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैं बिल्कुल सोया नहीं। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बस यही थॉट दोहरा रहा था कि आज रात किस्मत से आसमान में ना तो कोई काले बादल है और ना ही मूसलाधार बारिश का कोई चांस है, बल्कि चारों तरफ खिली हुई चांदनी रात का खूबसूरत उजाला फैला हुआ है और बाहर पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर हमारा सतर्क सरदार पूरी अलर्टनेस के साथ जाग रहा है। ऐसे में वो शातिर चोर जैसे ही कदम रखेगा, सरदार उसे बेहद आसानी से स्पॉट कर लेगा। और यहां तंबू के अंदर बिस्तर पर लेटे लेटे मैं खुद पूरी तरह एक्टिव हूं, तो जैसे ही चोर भीतर घुसेगा मैं पलक झपकते ही उसे दबोच लूंगा। बाहर उस सुनसान और सन्नाटे से भरी आधी रात के सीने पर झिंगुरों की झंकार एक ही रिदम और एक ही ताल में लगातार गूंज रही थी और पूरा माहौल सहरा रही थी।
बीच बीच में उस घने और गहरे जंगल के सुदूर कोने से जंगली हाथियों की चिंगाड़ और डरावनी आवाजें तैरती हुई कानों में आ रही थी। यहां तक कि मेरे तंबू की ठीक छत के ऊपर से भी 2-3 बार एक जंगली उल्लू ने अपनी भयानक आवाज में हू हू करके मानो मुझे जोर से वार्निंग दी कि सावधान हो जाओ, पूरी तरह से होशियार रहो। अरे भाई, मैं भी पूरी तरह से अलर्ट और होशियार होकर डटा रहा। भले ही मैंने दिखाने के लिए अपनी बाहर की आंखें मूंद रखी थी और सीधे लेटा हुआ था, मगर मेरे दिमाग की बत्ती पूरी तरह से चालू थी। उस लंबी रात के दौरान हल्की नींद और झपकी ने कई बार बड़े प्यार से मुझे थपकी देकर सुलाने की पूरी कोशिश की, मगर आज रात उसकी कोई भी ट्रिक या चालाकी मेरे सामने बिल्कुल नहीं दिख सकी। मैंने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जोर लगाकर उस भयंकर अंधेरी रात का एक एक पल जागकर काटा। आखिरकार तंबू के कोनों और दरारों से छनकर सुबह के भोर का हल्का सा उजाला भीतर आने लगा। मगर वह रात का शातिर चोर नहीं आया सो नहीं आया। उसी समय पेड़ों पर बैठे तमाम जंगली पक्षियों ने एक साथ मिलकर चहकना और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि मानो वे सब मेरी इस नाकामी और असफलता का मजाक उड़ाते हुए मुझ पर जोर जोर से फप्तियां कस रहे हों और मेरा उपहास कर रहे हों। मैं भारी चिढ़, खी और परेशान दिमाग के साथ तंबू का पर्दा एक तरफ हटाकर बाहर खुली हवा में आकर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि वह सरदार पास ही मौजूद एक घने बांस के झुरमुट यानी बांस झाड़ी के पास बुत बनकर खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने मुझे बाहर आते देखा, वो तुरंत लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ मेरे करीब आया और उसने अदब से झुककर मुझे सलाम ठोका। मैंने अत्यंत खीज और कड़वाहट से भरे तीखे लहजे में उससे कहा कि अरे भाई सरदार, रात भर जागना ही बेकार गया और पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। वो कमबख्त बदमाश चोर कल रात यहां फटका तक नहीं। मगर सरदार ने बड़ी ही संजीदगी से मेरी तरफ देखा और चौंकाते हुए बोला कि मालिक, वो चोर कल रात को भी यहां आया था। क्या कहा तुमने? वो आया था। मेरे मुंह से अचरज के मारे चीख निकल गई। सरदार ने बिना पलक झपकते ही जवाब दिया कि हां हुजूर, वो ठीक उसी बांस के घने झुरमुट के भीतर दाखिल हुआ था। मैंने तुरंत अपनी लॉजिकल दलील पेश की कि अरे भाई, क्या बकवास कर रहे हो? उस कंटीले और घने बांस के झुरमुट के आर पार जाना तो दिन के उजाले में या रात के घने अंधेरे में किसी भी जीते जागते इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। कोई आदमी उसके भीतर से आ ही नहीं सकता। सरदार ने रहस्यमयी ढंग से अपनी आंखें सिकोड़ी और बोला कि हुजूर, आप भला बार बार उस जीव को एक साधारण इंसान समझने की भारी भूल क्यों कर रहे हैं? मेरा पारा थोड़ा चढ़ गया और मैंने व्यंग्य करते हुए पूछा कि तो क्या सरदार, तुम भी हमारे उन डरपोक कुलियों की तरह उसे कोई चुड़ैल या डरावनी पेतनी मान बैठे हो? सरदार ने ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठाया और बोला कि मालिक, मैं अंदर ही अंदर उसे असल में क्या भला समझ रहा हूं। ये तो बस ऊपर बैठा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर एक बात पूरी तरह से सच है कि वह कल रात को ठीक उसी बांस झाड़ी के भीतर रेंग रहा था। मैंने खुद कल रात अपने कानों से वहां पड़े सूखे पत्तों के चरमराने और खड़खड़ाने की साफ आवाज सुनी थी। और सच पूछो तो आज सुबह सुबह अभी अभी मैं खुद उसी जगह का पूरा मुआयना और बारीकी से टेस्ट करके आ रहा हूं। उस बांस के झुरमुट के नीचे की जो मिट्टी और जमीन है, वो परसों रात को हुई मूसलाधार बारिश के पानी की वजह से अभी भी काफी गीली और एकदम नर्म बनी हुई है। और उस कीचड़ जैसी नर्म जमीन पर मैंने किसी के दोनों घुटनों और दोनों हाथों के गहरे प्रिंट्स यानी साफ साफ छाप देखे हैं। वो साक्षात किसी जंगली जानवर की तरह हामागुड़ी देकर यानी घुटनों और हाथों के बल रेंगते हुए उस कंटिली बांस झाड़ी के नीचे के पतले गैप से हमारी तरफ बढ़ रहा था। मगर अरे भाई, उसकी दोनों आंखें हम इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज, पैनी और बेहद तीक्ष्ण हैं। वे आंखें अब किसी नॉर्मल इंसान की आंखें तो बिल्कुल भी नहीं रह गई हैं। पेड़ के ऊपर छुपकर बैठे मुझ जैसे शिकारी को उसने अंधेरे में भी 100% पक्के तौर पर स्पॉट कर लिया और देख लिया था। बस फिर क्या था मालिक, जैसे ही उसे भनक लगी कि ऊपर कोई बैठा है, भला वो शातिर जीव उस बांस के झुरमुट को छोड़कर खुले मैदान में बाहर क्यों निकलने लगा? वो वहीं से चुपचाप पीछे हट गया। अरे भाई, उस सरदार की ये अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर भारी गुस्से और आक्रोश से पूरी तरह सन्न रह गया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और मैं एकदम स्तब्ध हो गया। दरअसल माहौल के भारी सस्पेंस को तोड़ते हुए सरदार ने फिर से बेहद धीमे और संजीदा स्वर में मुझसे सवाल पूछा कि हुजूर, हमारे पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक तो आज ही हमें अपना ये सारा तंबूकनाद समेटकर यहां से आगे के सफर के लिए रवाना होना था,
तो आप कब प्रस्थान करने का विचार कर रहे हैं और हम यहां से कब निकलेंगे? मजर मैंने एकदम चट्टान की तरह मजबूत और दृढ़ स्वर में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए उससे कहा कि देखो भाई सरदार, जब तक मैं उस शातिर और रहस्यमयी चोर को रंगे हाथों नहीं दबोच लेता, तब तक मैं यहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा और अपनी जगह से एक पांव भी नहीं हिलाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे पूरे 1 महीने तक भी इस खौफनाक वीराने में डेरा डालकर रहना पड़े, तो भी मैं यहां रुकने के लिए तैयार हूं। सुनो सरदार, तुम आज एक काम करो, अपना वो टेंट और तंबू उखाड़कर सीधे मेरे तंबू के एकदम सटाकर बाजू में ही लगवा लो। आज की रात तुम्हें उस ऊंचे पेड़ की फुनगी पर चढ़कर पहरा देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपने टेंट के अंदर ही पूरी तरह अलर्ट मोड में जागते हुए बैठे रहना। यहां अपने तंबू के भीतर मैं भी पूरी मुस्तैदी से जागता रहूंगा और जैसे ही तुम्हें मेरे चिल्लाने या पुकारने की आवाज सुनाई दे, तुम पलक झपकते ही अपनी बंदूक लेकर बाहर निकल आना। सरदार ने बिना कोई दलील दिए चुपचाप अपनी गर्दन हिला दी और हामी भरते हुए इशारा किया कि अच्छा मालिक, जैसा आपका हुक्म वैसा ही होगा। सच पूछो तो उस खौफनाक रात को भी मेरे लिए फिर से जागने का एक नया दौर और नया सिलसिला शुरू होने वाला था। उस अजीब रात का नजारा ऐसा था मानो आसमान में चमकीला चांद जाग रहा था। चारों तरफ फैले उस घने जंगल के भीतर खूंखार जंगली जानवरों की हिंसक और डरावनी खून की प्यास जाग रही थी। इधर तंबू के सन्नाटे में मेरी आंखें पूरी तरह अलर्ट होकर जाग रही थी और उधर सामने की रहस्यमयी बांस झाड़ी के काले साए में वो शातिर चोर भी पूरी तरह चौकन्ना होकर जाग रहा था। और इन सब के साथ साथ बगल में बहती हुई वह नदी भी अपनी कलकल करती हुई लहरों से मानो कोई धीमा सा सुलाने वाला लोरी जैसा गाना सुनाते सुनाते खुद भी रात के सन्नाटे में जाग रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं सोच रहा था कि आखिर वह सरदार कहना क्या चाहता है। उसने ऐसा अजीब दावा क्यों किया कि आप उसे एक साधारण इंसान समझने की भूल क्यों कर रहे हैं? क्या उसका मतलब यह है कि वह साया कोई इंसान नहीं है? क्या उस सरदार के दिमाग में कोई पुराना अंधविश्वास और सुपरस्टिशन पैदा हो गया है? मगर अरे भाई, इसमें अचरज और ताज्जुब की बात भी क्या है? आखिर वो खुद भी तो इसी अफ्रीका के जंगलों का रहने वाला एक बाशिंदा है। ये विशाल अफ्रीका महाद्वीप तो वैसे भी पूरी दुनिया के तमाम अजीब-अरीब अंधविश्वासों, टोनेटोटकों और कुसंस्कारों का असली होमलैंड यानी साक्षात स्वदेश माना जाता है। यहाँ के आसमान, यहाँ की हवा, पानी और जमीन के कणकण में मानो हर वक्त केवल डरावने भूत प्रेत और चुड़ैलें ही चक्कर काटती रहती हैं। यहाँ के कबीलों में ऐसा माना जाता है कि जो आदमखोर जंगली जानवर यानी नरक वाइल्ड एनिमल सबसे ज्यादा इंसानों का शिकार करता है और इंसानी खून चख लेता है, वह फिर कोई नॉर्मल जानवर नहीं रह जाता। यहाँ के लोकल लोग दावा करते हैं कि कोई दुष्ट और तांत्रिक किस्म का जादूगर इंसान ही अपनी जादुई ताकतों, झाड़ फूंक और खतरनाक टोनेटोटे के दम पर उस खूंखार जानवर का शरीर धारण कर लेता है और रात के अंधेरे में घूम घूम कर बेकसूर नरनारियों की गर्दन और घड़ मरोड़ता है। यही वजह है भाई कि इस अजीब देश में भूत प्रेतों से ज्यादा तो उन ओझाओं और तांत्रिकों यानी रोजा की फौज और दल भारी पड़ा रहता है। कल की पूरी रात भी बिना एक पल सोए पूरी तरह अनिद्रा और जागने में बीती थी और आज की इस दूसरी रात का भी अब ठीक आधा पहर गुजर चुका था और आधी रात हो चुकी थी। बिस्तर पर लेटे लेटे दिमाग में इन्हीं सब भूतिया और डरावने विचारों का ताना बाना बुनते बुनते न जाने किस पल मेरी आंखों में हल्की सी झपकी और नींद का खुमार छाने लगा। मुझे खुद भी इसका अंदाजा नहीं हुआ, मगर तभी अचानक उस घाघ अंधेरे तंबू के भीतर किसी चीज के खटपट होने और सामान के हिलने डुलने की एक तेज खटमट आवाज गूंज उठी और उस अजीब खटके के होते ही पल भर में मेरी नींद का सारा खुमार और तंद्रा का वो धुंधला सा घेरा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया और मैं एकदम झटके से फुल अलर्ट मोड में आ गया। दरअसल मेरे उस बंद तंबू के भीतर इस समय कोई अनजान साया दबे पांव दाखिल हो चुका था। तंबू के भीतर छाए उस काल कोथरी जैसे घुट और घाघ अंधेरे के कारण आंखों से उसे देख पाना तो बिल्कुल नामुमकिन था, मगर उस अदृश्य साए के आते ही एक बेहद ही भयानक सड़ी हुई और तीखी पू यानी सड़ांत की बदबू से चारों तरफ का पूरा माहौल एकदम जहरीला और टॉक्सिक हो उठा। अरे भाई, किसी भी आम जीते जागते इंसान के जिस्म से ऐसी भयानक और सड़ी हुई घिनौनी दुर्गंध तो किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकती। मैंने तुरंत अपनी सांसें पूरी तरह रोक ली और बिना हिले डुले साक्षात एक बेजान पत्थर की मूर्ति की तरह एकदम स्थिर होकर बिस्तर पर पड़ा रहा। जो भयानक जीव उस कमरे के भीतर दाखिल हुआ था वो भी इस समय एकदम शांत और पूरी तरह निस्तब्ध खड़ा था।
शायद नींद टूटने और झपकी से बाहर आते वक्त मेरा शरीर अनजाने में थोड़ा सा हिल गया था, या मैं मामूली सा चौंक उठा था। और हो सकता है कि वह रहस्यमयी साया वहीं अंधेरे में सीधा बुद्ध बनकर खड़ा खड़ा अपनी बेहद पैनी और तीक्ष्ण नजरों से पल पल मेरी हरकतों का टेस्ट और मुआयना कर रहा हो। क्या पता भाई, शायद उसके पास कोई ऐसी गॉड गिफ्टेड ताकत हो कि वो इस घाव और घनघोर अंधेरे में भी बिल्ली या चीते की तरह सब कुछ साफ साफ देख लेता हो। इसी खौफनाक और सस्पेंस भरे माहौल में घुट घुट कर लगभग पूरे 5 मिनट का लंबा वक्त बीत गया। उस तंबू के भीतर पसरे श्मशान जैसे सन्नाटे और खामोशी को चीरते हुए किसी खूंखार जंगली जानवर जैसी गहरी और डरावनी सांसों के चलने की फुफकार भरी आवाज बार बार मेरे कानों के पर्दों से टकराने लगी और मुझे भीतर तक कंपाने लगी। और उसके साथ ही वो नाक को फाड़ देने वाली सड़ी हुई पूती गंध। उफ भाई, वो इतनी भयंकर और घिनौनी बदबू थी कि मेरा दम घुटने लगा था, और वो पूरी तरह से असहनीय और अनबेअरेबल हो चुकी थी। अरे भाई, तभी अचानक फिर से वही खटखट की आवाज गूंज उठी। कोई बेहद शातिर अंदाज में मेरी टेबल के ऊपर रखे तमाम सामान और चीजों को इधर उधर उलट पुलट रहा था। सच पूछो तो वो इस मुगालते में आ गया था, और उसने पूरी तरह ये मान लिया था कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूं। इसलिए वो पूरी तरह से बेफिक्र और निश्चिंत हो चुका था। मैंने सबसे पहले घने अंधेरे में ही थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वह चोर इस वक्त मेरी टेबल के किस कोने की तरफ खड़ा है। उसके बाद बिना कोई आहट किए या अपनी मौजूदगी का जरा भी हिंट दिए, मैंने अचानक चीते की तरह एक जोरदार छलांग लगाई और सीधे टेबल के उसी हिस्से की तरफ कूद पड़ा। मैंने फुर्ती से अपने दोनों हाथ फैलाए ताकि उस चोर को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लूं और वहीं दबोच लूं। लेकिन अरे भाई, अगले ही पल जो हुआ उसकी मैंने ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही मैं उसे पकड़ने गया, 2 बेहद मजबूत, फौलादी और ताकतवर बाहों ने मुझे इतनी जोर टक्कर मारी और ऐसा जबरदस्त धक्का दिया कि मैं हवा में छिटक कर सीधे दूर अपने बिस्तर पर जा गिरा। दरअसल किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही मैं बिस्तर पर गिरा, मेरा हाथ अचानक वही पास में रखी मेरी हैवी इलेक्ट्रिक टॉर्च के ऊपर जा पड़ा। सच पूछो तो अपनी सेफ्टी के लिए इस लोडेड बंदूक के साथ साथ मैं इस टॉर्च को भी हर रात अपने सिरहाने रखकर ही सोता हूं। मैंने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत उस टॉर्च को हाथ में उठाया और उसका बटन दबा दिया। और भाई, अगले ही पल उस तेज रोशनी के फ्लैश के बीच मेरी आंखों के ठीक सामने जो खौफनाक और डरावना चेहरा उभर कर आया, उसकी भयानक याद को मैं मरते दम तक अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं पाऊंगा। सिर पर ढेरों बिखरे हुए, बेतरतीब और अजीब तरह से कुलबुलाते हुए काले नागों जैसे घने बालों के गुच्छों के बीच एक बेहद खौफनाक, एकदम कलूटा काला चेहरा था। ध्यान से देखने पर लगा कि वह चेहरा किसी औरत का था। और हां, वह चेहरा इंसानी ढांचे जैसा था भी, मगर सच पूछो तो वह किसी भी मायने में एक नॉर्मल इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी वे दोनों आंखें, जो मानो साक्षात आग उगल रही थी और दहकते हुए अंगारों की तरह पूरी तरह भूखी और हिंसक लग रही थी, वे किसी भी तरह से एक इंसान की आंखें हो ही नहीं सकती थी। और काटने के लिए तैयार, गुस्से से तमतमाए हुए उसके वे नुकीले, क्रूर और बेरहम दांत, क्या वे भला किसी जीते जागते मनुष्य के दांत कहे जा सकते हैं? कतई नहीं। टॉर्च की उस अचानक और बेहद तेज रोशनी की चकाचौंध से उस खौफनाक मूर्ति की आंखें पल भर के लिए पक्के तौर पर चौंधिया गई थी और वह अंधी हो गई थी। मैंने बिना देर किए अपनी पूरी ताकत बटोरी और जोर से चिल्लाकर आवाज दी, सर, सरदार, सरदार। मगर तभी कान के पर्दे फाड़ देने वाली एक इतनी डरावनी, भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ गूंजी कि मेरा पूरा तंबू उस गूंज से कांप उठा। अरे भाई, दुनिया के किसी भी इंसान का गला और आवाज ऐसी अमानवीय, राक्षसी और अमानुषी गर्जन कभी पैदा ही नहीं कर सकती। मैं अंदर तक सिहर उठा और कांपते हाथों से बिस्तर से अपनी बंदूक को फुर्ती से ऊपर उठाया। मगर ठीक उसी पल वो अजीब साया और मूर्ति पलक झपक ही हवा की तरह सरसराहट के साथ तंबू के भीतर से बाहर की तरफ भाग निकली। और भाई, उसके तुरंत बाद ही तंबू के बाहर से लगातार आती हुई किसी हिंसक जानवर जैसी खूंखार दहाड़े, और साथ ही हमारे वफादार सरदार के गले से निकलती हुई एक के बाद एक दर्दनाक चीखें और चीत्कारें कानों में पड़ने लगी। मैं बिना कुछ सोचे समझे एकदम आंधी और तूफान की रफ्तार से अपनी बंदूक थामे बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। बाहर आसमान में खिली चांदनी रात के उजाले में मैंने जो खौफनाक मंजर देखा, उसने मुझे अंदर से पूरी तरह डरा दिया।
तंबू के ठीक दरवाजे के सामने हमारा सरदार जमीन पर गिरा हुआ दर्द के मारे छटपटा रहा था और कराह रहा था। एक एकदम कोयले जैसी काली, भयानक, नग्न और डरावनी मूर्ति ने सरदार के पूरे जिस्म को किसी विशाल अजगर की तरह अपनी 2 लंबी काली बाहों से कसकर जकड़ रखा था। वह पूरी ताकत लगाकर दांतों से सरदार की गर्दन और टेंटुआ बेरहमी से चबा रही थी, उसे प्राणपण से काट रही थी। वह साक्षात रूप में मूर्तिमती हिंसा और साक्षात मौत का नजारा था। मेरे पास बंदूक तो थी, मगर उस वक्त गोली चलाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जरा सी चूक होने पर वो गोली सीधे हमारे वफादार सरदार के जिस्म में धंस सकती थी। इसलिए मैंने तुरंत बंदूक को ऊपर उठाया और उसके पिछले हिस्से यानी कुंदे से उस भयानक और डरावनी मूर्ति के सिर पर पूरी ताकत लगाकर एक जबरदस्त और करारा वार किया। सिर पर वह भारी प्रहार लगते ही वो मूर्ति किसी घायल जंगली जानवर की तरह एक बेहद तीखी, कान फाड़ देने वाली और घिनौनी चीख मारकर एकदम कमान टूटे हुए धनुष की तरह झटके से सीधी खड़ी हो गई। उसके सिर के वे बिखरे हुए झाड़ जंखाड़ जैसे घने बाल चारों तरफ हवा में फैल गए और बिखर गए। उसके बाद उसने सीधे मुझे अपना टारगेट बनाया और एक जख्मी नाग या घायल कोबरा सांप की तरह मुझ पर एक जानलेवा छलांग लगा दी। मैं पूरी मुस्तैदी के साथ फुर्ती से 2 कदम पीछे की तरफ हट गया और वह साया हवा में ही लहराता हुआ घूमकर वापस जमीन पर औंधे मुंह बड़े जोर से आ गिरा। जमीन पर पटकनी खाते ही वह एक बेजान लाश की तरह एकदम शांत और स्थिर होकर पड़ा रहा। मैं तुरंत भागकर सरदार के पास गया, मगर मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो खुद किसी तरह हिम्मत जुटाकर जमीन पर उठ बैठा। मैंने घबराकर कहा, अरे भाई सरदार, सरदार, देखो तो सही, तुम्हारी गर्दन से तो लगातार लाल लाल खून बह रहा है। सरदार ने तुरंत अपने पास मौजूद कपड़े के एक टुकड़े से उस जख्म वाली जगह को कसकर दबा लिया और हाफते हुए बोला कि मालिक, शुक्र है कि वह शैतान मुझे ज्यादा गहरा नहीं काट सकी। मगर सच पूछो तो अगर आपने उस पर वार करने में जरा सी भी देरी कर दी होती तो आज मेरा काम तमाम हो गया होता और मैं पक्के तौर पर मारा जाता। लेकिन मालिक, जरा गौर से सुनिए, ये अचानक कैसा अजीब सा शोर हो रहा है? ये किस चीज की डरावनी आवाज आ रही है? वो अंदर से बुरी तरह डरकर और घबराकर अपनी आंखें फाड़े चारों तरफ शून्य में देखने लगा। और सचमुच भाई, उस एकदम सुनसान और निस्तब्ध गहरी रात के सन्नाटे में अचानक वो पूरा घना जंगल मानो एक झटके में जाग उठा था। हमारे पैरों के नीचे की जमीन थरथर कांपने लगी थी। जंगल के बड़े बड़े मजबूत पेड़ मड़मड़ करके टूटकर जमीन पर गिर रहे थे और वो सामने वाला कंटीला बांस का झुरमुट भी डगमगाकर बुरी तरह डोल रहा था। और इन सब के साथ ही एक लगातार आने वाली, बिना रुकने वाली, बिल्कुल अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली कई कंठों की मिलीजुली भयानक आवाज धीरे धीरे हमारे कैंप की तरफ ही बढ़ती चली आ रही थी। दरअसल तब तक उस भयानक कोलाहल और शोर शराबे को सुनकर हमारे साथ आए हुए वे तमाम कुली भी डर के मारे कांपते हुए उस घटना वाली जगह पर आकर जमा हो चुके थे। उस समय आसमान का नजारा अद्भुत था। लगभग पूरा खिल चुका गोल चांद आकाश के ठीक बीचों बीच अपनी पूरी चमक, रोशनी और राजसी महिमा के साथ चमक रहा था। उस लाइट और शैडो यानी धूप छाव के अनोखे उजाले में लिपटी हुई वो खूबसूरत जंगली जमीन के किनारे किनारे बहती हुई नदी किसी चमकती हुई चांदी की गोटापट्टी या रुपहले बॉर्डर की तरह अपने ही मूड में मस्त होकर कलकल की मीठी आवाज में गाती हुई बहती चली जा रही थी। और हरी भरी मखमली घास के मैदान के ऊपर उस जादुई चांदनी ने मानो अपना एक हसीन और ख्वाबों जैसा सफेद आंचल बिछा दिया था। लेकिन अरे भाई, कुदरत के इस बेहद हसीन और जादुई हुस्न और खूबसूरती को पल भर में पूरी तरह तहस नहस और फेल कर दिया उस लगातार बढ़ते चले आ रहे अनजान और कई खौफनाक आवाजों के मिलेजुले डरावने शोर शराबे ने। हम सब के सब लोग किसी बहुत बड़ी आने वाली मुसीबत और डरावने खतरे के डर से भीतर तक हिल गए थे और पूरी तरह सुन्न होकर अपनी फटी फटी और पथराई हुई आंखों से उस घने जंगल के काले साए की तरफ एकटक निहार रहे थे। हमारा वो घायल सरदार भी जल्दी से पैर घसीटते हुए उठ खड़ा हुआ और सीधे आकर मेरे ठीक बगल में डट गया। उस वक्त डर के मारे उसकी दोनों आंखें मानो उबलकर बाहर की तरफ निकलने को हो रही थी। तभी अचानक उस जंगल के पूर्वी हिस्से के भीतर से हजारों की तादाद में डरे सहमे पक्षी अपनी जान बचाने के लिए बेचैनी से शोर मचाते हुए अपने अपने घोंसलों को छोड़कर आसमान की तरफ भाग निकले। यहां तक कि कुछ सुनहरे रंग के बंदर और एक बड़ा सा खूंखार चीता भी अपनी जान बचाने की हड़बड़ी में
हमारे सामने वाले खुले मैदान को पार करता हुआ बड़ी तेज रफ्तार से पश्चिम दिशा की तरफ भाग खड़ा हुआ। सरदार एकदम थरथर कांपते हुए बेहद दबी और धीमी आवाज में फुसफुसाया कि हुजूर, जरा उधर देखिए। ठीक उसी दिशा से वे सब के सब हमारी तरफ ही बढ़ते चले आ रहे हैं। इस बिल्कुल अनपेक्षित और भयानक सिचुएशन के डर से मेरा खुद का गला भी पूरी तरह से सूख कर कांटा हो चुका था, मगर फिर भी मैंने किसी तरह अपनी थूक निगलते हुए बेहद धीमे से उससे पूछा कि वे मतलब आखिर कौन है वे लोग। मदर, अरे भाई, उस सरदार के गले से इसके बाद आवाज ही नहीं फूटी और डर के भयानक शौक के मारे उसका पूरा चेहरा किसी लाश की तरह एकदम सफेद और पीला पड़ चुका था। वो बहुत बड़ा और भयानक, मगर बिल्कुल अजीब और समझ न आने वाला कोलाहल अब हमारे बिल्कुल नजदीक आ चुका था, और उस जबरदस्त धमक के कारण धरती पर इस समय किसी तेज भूकंप के झटकों जैसा तगड़ा वाइब्रेशन फील हो रहा था। सच पूछो तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा परलौकिक और अजीब डरावना शोर कभी सपने में भी नहीं सुना था। ये किसी भी मायने में इंसानों का कोलाहल तो बिल्कुल नहीं था, मगर ऐसा भयानक और कंपा देने वाला शोर मचा सके ऐसा कोई खूंखार जानवर भी इस पूरी धरती पर एक्सिस्ट करता है, इसके बारे में मुझे दूर दूर तक कोई नॉलेज या जानकारी नहीं थी। अचानक पूरब दिशा की तरफ फैली उस घनी बांस झाड़ी में मानो किसी भयानक समुद्री तूफान का पागलपन और बवंडर सवार हो गया, और देखते ही देखते कई सारे विशालकाय और बेहद मोटे मोटे बांस हुड़मुड़ करके एक के ऊपर एक टूटकर जमीन पर आ गिरे। अरे भाई, और ठीक उसके तुरंत बाद ही वो क्या चीज दिखाई दी। आखिर वे सब के सब कौन लोग थे? उस चमकीली चांदनी रात के उजाले में जंगल की साफ और पारदर्शी परछाइयों के बीच दूर एक बेहद घनीभूत और जमे हुए काले अंधेरे की साक्षात जीती जागती दीवार चलती हुई आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी फटी और स्तंभित आंखों से पूरी तरह फोकस करके और अच्छे से ध्यान लगाकर देखा, तो सच पूछो तो उस अंधेरी दीवार के मानो अनगिनत हाथ और बाहें बाहर की तरफ निकली हुई थी, और वे सारी बाहें हूबहू इंसानों के हाथों जैसी ही दिखाई दे रही थी। दरअसल ठीक उसी नाजुक मोड़ पर मेरे ठीक बगल से वही काली और डरावनी बीभत्स सी दिखने वाली औरत की मूर्ति अचानक बिजली की कड़कड़ाहट की तरह बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती हुई बाहर निकल गई, और वह साया सीधे उसी अनगिनत हाथों और कांटों से भरी जीती जागती अंधेरी दीवार की तरफ ही पागलों की तरह भागा जा रहा था। मैंने बस एक पल के लिए अपनी गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ मुड़कर देखा, तो पैरों के पास जमीन पर पड़ी वो बेहोश और दानवी आकार वाली औरत की बॉडी वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। न जाने किस पल उसे दोबारा होश आ गया और वो उठ खड़ी हुई। ये हम में से कोई भी नहीं देख पाया था, और सच पूछो तो उस खौफनाक सिचुएशन में किसी के पास ये सब देखने का फालतू वक्त भी कहाँ था भाई। देखते ही देखते वो अजीब औरत का साया उस विशाल और खौफनाक अंधेरे की दीवार के भीतर जाकर समा गया और हमेशा के लिए उसमें विलीन हो गया। मैंने तुरंत उसी दिशा को अपना टारगेट बनाया और अपनी हैवी बंदूक उठाकर एक के बाद एक दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। उस वक्त के भयंकर रोमांच, भारी चिंता, गहरे डर और अचरज के मारे मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो चुका था, और मैं साक्षात एक पागल इंसान की तरह बर्ताव करने लगा था। खुदा का शुक्र था कि कल रात को मैं कारतूसों और बुलेट्स की पूरी माला अपने गले में पहनकर ही बिस्तर पर सोया था। बस इसी वजह से मैं फुर्ती से बंदूक में नई गोलियां भरता जाता और पागलों की तरह ट्रिगर दबाकर फायर करता जाता। उस घनेरी रात का शांत आसमान मेरी बंदूक की लगातार होने वाली दिल दहला देने वाली गर्जना और धमाकों से बार बार तार तार होकर फटने लगा था। मैंने कुल मिलाकर कितनी बार गोलियां चलाई और कितने राउंड फायर किए, इसका मुझे खुद भी कोई होश या अंदाजा नहीं था। मगर तभी अचानक हमारे वफादार सरदार ने दौड़कर मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और बड़े ही संजीदा स्वर में मुझसे गुजारिश करते हुए कहा कि हुजूर, अब इस तरह हवा में अंधाधुंध गोलियां चलाकर अपने इन कीमती कारतूसों और गोलियों को बेकार में क्यों बर्बाद कर रहे हैं। सरदार के टोकने पर जाकर कहीं मेरा दिमाग ठिकाने आया और मुझे होश मिला। मेरी आंखों के सामने छाया वह भ्रम और अजीब सा धुंधलापन पूरी तरह छंट गया, और जब मैंने दोबारा पूरब दिशा की तरफ आंखें गड़ाकर देखा तो वहां वो जीती जागती काली अंधेरी दीवार अब कहीं भी नामो निशान के लिए मौजूद नहीं थी। यहां तक कि उस कुछ समय पहले तक रीढ़ की हड्डी कंपा देने वाले भयानक और अबूझ शोर शराबे का वो खौफनाक साया भी अब पूरी तरह गायब हो चुका था, और वह पूरी की पूरी बांस झाड़ी किसी कैनवास पर बनी एकदम शांत पेंटिंग या तस्वीर की तरह एक जगह पूरी तरह स्थिर और बेजान खड़ी थी।
मैंने राहत की एक बहुत लंबी सांस छोड़ी और थक्कर चूर होकर वहीं ठंडी जमीन के ऊपर पसार होकर बैठ गया। मैंने बेहद थके हुए और पस्त स्वर में सरदार से सवाल किया कि सरदार, आखिर वे कौन लोग थे जो इतनी बड़ी तादाद में हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे थे? सरदार ने अपनी गंभीर आवाज में केवल एक शब्द का जवाब देते हुए कहा कि वे सब जंगली गोरिल्ला थे। मैंने गहरे अचरज से चौंक कर दोबारा पूछा कि क्या कहा सरदार? वे गोरिल्ला थे? मगर वे सब के सब इतनी भारी तादाद में अचानक यहां क्यों आए थे? सरदार ने गहरी सांस लेते हुए आगे बताया कि वे सब यहां उस बेचारी लड़की ताना को वापस अपने साथ अपने दल में ले जाने के लिए आए थे। मेरा अचरज और ज्यादा बढ़ गया, इसलिए मैंने फिर पूछा कि लेकिन ये ताना आखिर है कौन भाई? सरदार ने रहस्यमयी अंदाज में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मालिक, ये वही लड़की है जो हर रोज रात के घने अंधेरे में चुपके से चोरी छुपे आपके इस तंबू के भीतर कुछ न कुछ चुराने के लिए दाखिल हुआ करती थी। मैंने हैरान होकर उससे कहा कि अरे सरदार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या पूरी तरह पागल हो गए हो? तुम इस समय कैसी अजीब और बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरी समझ में तो तुम्हारी कही गई एक भी बात बिल्कुल नहीं आ रही है। सरदार ने अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए कहा कि हुजूर, असलियत यह है कि वह ताना असल में किसी जानवर का बच्चा नहीं, बल्कि साक्षात एक इंसान की ही बेटी है। जब उसकी उम्र महज 1 साल की रही होगी, तब जंगली गोरिल्लाओं का एक झुंड उसे इंसानी बस्ती से चुपके से चुराकर इस घने जंगल की तरफ भाग गया था। सच पूछो तो यह आज से पूरे 15 साल पहले की पुरानी बात है। बस उसी काले दिन के बाद से वह लगातार उन जंगली गोरिल्लाओं के साथ ही उनके कबीले में पलकर बड़ी हुई है, और यही वजह है कि भले ही वह पैदाइशी तौर पर एक इंसान की औलाद है, मगर उसका पूरा बिहेवियर, उसका रहन सहन और उसका पूरा बर्ताव अब हूबहू एक खूंखार गोरिल्ला जैसा ही बन चुका है। बहुत साल पहले मैंने यहाँ के बुजुर्गों से ये अजीब कहानी सुनी थी, मगर आज अपनी लाइफ में पहली बार मैंने खुद अपनी आंखों से इस ताना को साक्षात देखा है। मैं तो बस उस सच्चे परवरदिगार और अल्लाह से यही दुआ और प्रार्थना करता हूं कि मेरी पूरी लाइफ में अब दोबारा कभी भी इस खौफनाक बला से मेरा आमना सामना न हो और इसे मुझे दोबारा कभी न देखना पड़े। अरे भाई, आसमान में बिखरी उस खूबसूरत चांदनी के मध्यम और जादुई उजाले में वो सुदूर फैली हुई घनी जंगली भूमि इस समय साक्षात परियों के किसी काल्पनिक और सुंदर देश जैसी रहस्यमयी दिखाई दे रही थी। सच पूछो तो ये कितनी अजीब विडंबना है कि वह ताना खून और नस्ल से तो पूरी तरह एक इंसान की ही बेटी है, मगर अफसोस कि आज की डेट में पूरा इंसान समाज और ये समूची मनुष्य जाति उसके लिए सबसे बड़ी जानी दुश्मन और एक खूंखार पराई कौम बन चुकी है। दरअसल बंदूक के कुंदे की उस करारी मार से उसके सिर में जो भयंकर चोट लगी थी, शायद इस समय उस घने और गहरे जंगल के किसी सुरक्षित कोने में एक साथ बैठकर ताना के वे जंगली गोरिल्ला गार्जियन और उसके वे अमानवीय रखवाले उसके सिर के उस असहनीय दर्द को कम करने के लिए बड़े ही दुलार, प्यार और ममता के साथ उसके माथे पर हल्के हल्के हाथ सहला रहे होंगे और उसे चूम रहे होंगे। मैं एकदम सम्मोहित सा होकर किसी गहरे नशे या जादू के असर में डूबे हुए इंसान की तरह एकटक उस अबूझ जंगल के काले साए की तरफ अपनी आंखें गड़ाए पूरी तरह हैरान, अवाक और भौचक्का सा वहीं शांत बैठा रह गया। सचमुच भाई, ये पूरी कुदरत और हमारा ये अनोखा ब्रह्मांड कितना ज्यादा अद्भुत, चमत्कारी और अचरज से भरा हुआ एक बिल्कुल ही विचित्र संसार है, जिसके रहस्यों को समझ पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।